You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है जिसके बॉटम में एक ओपनिंग है। ओरिफिस का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग। और इसका रेडियस भी गिवन है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, हम इसको कितनी हाइट तक भर सकते हैं। अब एक सिंपल आर्गुमेंट यही हो सकता है कि सर इसमें पानी कैसे भर सकते हैं? यहाँ तो ओपनिंग है, तो सारा पानी निकल जाएगा। एनीवन? समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैसे इसमें पानी भरेगा? What is the maximum height to which the container can be filled with a liquid of density rho for which the liquid will not come out of the orifice? ओरिफिस से लिक्विड क्यों बाहर नहीं आएगा? बताइए सर जब जो ओरिफिस है उसके अंदर वाला और बाहर वाला दोनों का प्रेशर अगर सेम रहा तो लिक्विड बाहर नहीं आना चाहिए। ओरिफिस से लिक्विड इसलिए नहीं बाहर निकल रहा है और इसलिए वो स्टोर हो रहा है क्योंकि यहां पर एक सरफेस बन रहा है। लिक्विड इज फॉर्मिंग अ सरफेस समथिंग लाइक दिस। भी छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाया जाए। सपोज ये रेडियस है r। There are three possibilities. One, that the surface is forming something like this. One, exactly hemispherical. And one, something like this. ये जो पहला वाला बनाया था और ये जो थर्ड वाला बनाया था, इसके लिए जो हम रेडियस लेंगे वो इस r से बड़ा होगा। क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो इसका सेंटर, ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको अगर हम लोग एक स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इसका सेंटर होगा और ये r हो जाएगा। दैट इज r। ये तो हमने हेमिस्फेरिकल बनाया सेकंड वाला, तो इसका रेडियस तो r के बराबर होगा। और ये तीसरा जो बनाया है, इवन इसका भी मेनिस्कस ऐसे अगर ड्रॉ करें तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा और इसका भी रेडियस r से बड़ा होगा। मतलब वी कैन से 1 and 3, इसके लिए जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो ग्रेटर देन r होगा फॉर 1
and 3. And for type 2 meniscus, R जो है वो स्मॉल r के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां पर एक मेम्ब्रेन जैसा बन जा रहा है लिक्विड का, और इसलिए वो पानी को बाहर नहीं गिरने दे रहा है। वी नो कि जब ऐसा मेम्ब्रेन बनता है तो बाहर का प्रेशर और अंदर के प्रेशर में अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है। क्योंकि बाहर का प्रेशर पी नॉट है तो अंदर का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 2s अपॉन r, और ये पी नॉट प्लस 2s अपॉन r को हम लोग इस पॉइंट के प्रेशर से भी बैलेंस कर सकते हैं, विच इज पी नॉट प्लस एच रो जी। इस पॉइंट का प्रेशर जो है हो जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी, क्योंकि यहां पर प्रेशर पी नॉट है, एच साइड तक अगर लिक्विड भर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ये मेनिस्कस ही फॉर्म हो रहा है जिसके कारण लिक्विड जो है वो स्टे कर पा रहा है। अगर यहाँ पर ये ऐसा सरफेस नहीं बनता तो ये लिक्विड स्टे ही नहीं करता। अब हम लोग एच रो जी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच? तो ये मेनिस्कस जो है उसका शेप अपने अपने तरीके से चेंज होगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें सपोज, तो पी नॉट प्लस एच रो जी इज इक्वल टू पी नॉट 2s अपॉन r। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे और h का वैल्यू हो जाएगा 2s डिवाइड बाई r रो जी। r जितना छोटा होगा हाइट उतनी ज्यादा होगी, और ये सिचुएशन के लिए हमारा सेकंड वाला जो डायग्राम है वो सुटेबल है। यानी कि जो मेनिस्कस फॉर्म होना चाहिए वो हेमिस्फेरिकल ही होना चाहिए, ताकि ये r अपना मिनिमम वैल्यू स्मॉल r ले सके। अदरवाइज ऐसा बनेगा या दोनों सिचुएशंस में r जो है वो स्मॉल r से बड़ा हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम हाइट r इज इक्वल टू r, यानी मेनिस्कस विल बी हेमिस्फेरिकल। और इसके बाद एच मैक्स ये हो जाएगा 2s अपॉन r रो जी, एंड दिस इज ऑल्सो और 2t डिवाइडेड बाय r रो जी। यहाँ पर सरफेस टेंशन t से डिनोट किया है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो पहली बार बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ता अगर ये पहले से किया हुआ नहीं होता। एनीवन हैव एनी डाउट? सर बोलो। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे फिर से प्लीज? तो क्या हुआ? सर वो जो आपने शेप्स ड्रॉ किया ना वो वाला मुझे समझा नहीं। 1 2 और 3 वाला। मेनिस्कस स्फेरिकल शेप का ही होगा ना, कैसा भी होगा, कप जैसा स्ट्रक्चर होगा तो कैसा होगा? इन्हीं 3 वैरायटी का हो सकता है ना। जब इसके हाँ अंदर सर। लिक्विड ढलेगा, इसके अंदर लिक्विड अगर ढलेगा तो मेनिस्कस ऐसा तो शेप नहीं लेगा ना। मेनिस्कस तो ऐसा ही शेप लेगा ना, अगर ये ओपनिंग है तो ऐसे ही शेप लेगा ना मेनिस्कस। अब ये ऐसा लेगा, ये पूरा हेमिस्फेरिकल ले लेगा, या ऐसा ले लेगा। ये 3 कैटेगरी है, हमने ये तीनों को एक्सप्लेन किया कि तीनों में से कोई भी ले सकता है, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट की बात होनी है तब उस समय हमारा हेमिस्फेरिकल वाला ही शेप वो अटेंड करना चाहेगा, क्योंकि उसी में एच का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है। हाँ बोलो मल्हार। सर एक बार आप बस वो मैक्सिमम हाइट के लिए आपने स्मॉल आर और कैपिटल आर को इक्वल के लिए बता सकते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर से तो बड़ा ही होगा ना हर बार। कैपिटल आर स्मॉल आर से छोटा हो सकता है क्या?
हमने जो 3 केसेस बनाए हैं, इसके अलावा कोई और शेप एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। तो कैपिटल आर या तो आर से बड़ा हो सकता है स्मॉल आर से, या उसके बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम हाइट अगर निकालनी है तो हमने कैपिटल आर को स्मॉल आर डाल दिया, क्योंकि उससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है। और जब भी हमको मैक्सिमम चीजें करनी होती हैं तो हम लोग इसी तरह से हेमिस्फेरिकल शेप ही लेते हैं। जैसे इस वैरायटी पर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये क्लास 12 का बच्चे का एक डाउट था, आज उसने पूछा था। हमने कहा कि चलो तुम लोग को क्लास में ही डिस्कस कर देते हैं। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ट्यूब है, इसमें रो लिक्विड, रो डेंसिटी का लिक्विड कितने मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ दैट अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कैन बी फिल्ड। अब तुमको भी ये दोनों तरफ से ओपन है सर, इसमें कैसा फिल होगा? तो जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर सरफेस टेंशन एक रोल प्ले करने वाला है। ये दोनों तरफ से ओपन है, फिर भी इसके अंदर लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। ये फाइन ट्यूब्स होती है। और यकीन नहीं हो तो तुम कोई भी फाइन ट्यूब ले लो, स्ट्रॉ ले लो, उसको पानी में डिप कर लो, उसके बाद निकालो, उसको झटकना नहीं है, उसके अंदर पानी स्टे करता है, खाली नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम हाइट जब हमको निकालनी हो तो कैसे करेंगे? तो जो लिक्विड होगा वो कुछ ऐसा शेप में निस्कस का होगा, इधर ऐसा और इधर ऐसा। इस तरह से लिक्विड एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों हेमिस्फेरिकल होने चाहिए। मतलब कायदे से अगर मैं सिंपल 3D डायग्राम ना बनाऊं तो, अगर 2D डायग्राम बनाऊं तो मैं इसको शुड लाइक दिस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, P0 प्लस 2s अपॉन, और जो भी रेडियस होगा मेनिस्कस का, लेट से कैपिटल आर भी मैं लिख रहा हूं, और यहां पर प्रेशर कम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा P0 माइनस 2s अपॉन r। ये हमारा होगा h रो जी। तो हम लिखें अगर, सो P0 माइनस 2s अपॉन r प्लस h रो जी इज इक्वल टू P0 प्लस 2s अपॉन r। तो यहां से P0 विल गेट कैंसल्ड और फिर से कहानी वही आ गई कि h रो जी इज इक्वल टू 4s अपॉन r। और ये दोनों रेडियस चाहो तो तुम अलग अलग भी ले सकते हो, ऐसा ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तुम R1 R2 भी लिख सकते हो कि सर दोनों मेनिस्कस अलग अलग है तो रेडियस अलग अलग क्यों नहीं लिए, चलो अलग अलग ले लो, R1 R2। तो h रो जी हमारा हो जाएगा 2s 1/R1 प्लस 1/R2। अब h की अगर बात की जाए तो 2s अपॉन रो जी 1/R1 प्लस 1/R2। अब हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम लेंथ हमको निकालनी है। तो R1 और R2 का मिनिमम लेंथ कितना हो सकता है? वही जो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होगा, स्मॉल r। तो h का मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको R1 R2 को बराबर कर देंगे, आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4s अपॉन r रो जी। और इतना लिक्विड इसमें स्टे करेगा, लिटरली स्टे करेगा। जब तक झटकेंगे नहीं तब तक ये खाली नहीं होगा। और ये चीज फाइन ट्यूब में हमको ज्यादा दिखेगा, जितना ज्यादा ट्यूब फाइन होगा उतना ही h हमको अप्रिशिएबल दिखेगा, स्ट्रॉ वगैरह में दिखेगा। स्ट्रॉ वगैरह में तुम जैसे नारियल पानी पीते हैं हम लोग, या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में तो खैर बहुत सारा गैस भी होता है। नारियल पानी पी रहे हैं और नारियल पानी को जैसे हमने सक किया और उसके बाद हमने उसको
शक करना बंद कर दिया जब वो पानी से पूरा भरा हुआ है, और उसके बाद हम देखेंगे तो वो पूरा खाली नहीं होता। अगर उसको नारियल पानी स्ट्रॉ को निकाल के देखोगे, अब तो उसके अंदर कोई प्रेशर हमने संक्शन नहीं लगाया है, तो ऑलरेडी नारियल पानी कुछ लेवल तक उसमें रहेगा, स्टे करेगा। अगर तुम पाइप निकाल दोगे, झटकोगे तब वो गिरेगा, तो स्टे करेगा। तो ये सब सरफेस टेंशन के अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमको थिंकिंग वैसी चाहिए। इट्स नॉट लाइक ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बोल के। प्लेट वाला जो क्वेश्चन है, हमने इसको आज ग्रुप में शेयर भी किया था। डिफिकल्ट क्वेश्चन ये सब नहीं है। ये वो क्वेश्चन है कि जो बच्चा नहीं देखे ना, तो उसको कभी समझ नहीं आएगा कि इसको करना कैसे। इसलिए हमने ग्रुप में वो पूरा स्टेटमेंट लाइक पूरा एक तुमको एक जगह मेरे को दिख गया, तो हमने कहा कि चलो इसको भेज देते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सरफेस टेंशन के वो क्वेश्चन है जो हम लोग अगर नहीं देखे तो हम लोग का दिमाग नहीं काम करेगा इस पर करने का। इसमें डायरेक्टली कैपिलरी राइज हाइट नहीं पूछ रहा, इसमें हमको सरफेस टेंशन का एक्सेस प्रेशर नहीं पूछ रहा। इसमें थोड़े अलग से क्वेश्चंस होते हैं और हमारा बहुत सिंपल तरीके से ही सॉल्व होता है। ये रियलाइज करना पड़ेगा हमको, सरफेस टेंशन को हम सच में समझते हैं क्या, वैसा। और ये कैपिटल आर को स्मॉल आर क्यों कर रहे हैं, ये भी हमको समझना पड़ेगा। और ये इसके लिए हमने ये 3 डायग्राम बनाए। ये जो 3 डायग्राम हमने बनाए, ये इसीलिए बनाए कि मेनिस्कस कैसा भी तो ना, तो ये बाकी के 1 और 3 में तो आर और बड़ा हो जा रहा है स्मॉल आर से, तो मैक्सिमम में वो कैसे लेंगे? हमको तो हेमिस्फेरिकल ही शेप लेना पड़ेगा ताकि कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाए। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? ये डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लिक्विड अगर स्टे कर रहा है तो उसमें मेनिस्कस का शेप कैसा होगा। तो याद रखना कि मेनिस्कस का शेप ऐसा ही होगा, ऊपर में ऐसा यू शेप, नीचे भी ऐसा यू शेप, अभी भी ऐसा, फिर ऐसा, इस तरह का डायग्राम वो बोलेंगे। तो ऐसा शेप नहीं हो सकता, या फिर ऊपर में ऐसा, नीचे में ऐसा, नीचे में ऐसा, इस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर वेट को होल्ड कौन करेगा। तो इस तरीके से कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। अब हमने बात करी थी कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। क्या होगा, व्हाट विल बी द केस? दो चीजें हैं, जल्दी से उसको डिस्कस कर लिया जाए। कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ क्या होगा, बताइए। व्हाट विल हैपन इफ वी इंसर्ट अ कैपिलरी जिसका लेंथ जितना हाइट लिक्विड का राइज होना चाहिए उतना अगर नहीं हो हाइट, तो ये हमारा जो हाइट है, दिस h इज लेस देन h विच इज इक्वल टू 2s cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई r rho g, जो भी फॉर्मूला हमने निकाला है। क्या होगा? एनीवन? हाँ बताइए, आप ये बताएं। जितनी भी अवेलेबल हाइट है तो वो उतना कवर कर लेगा और ओवरफ्लो नहीं होगा। तो कवर करने के बाद क्या होगा, क्यों नहीं ओवरफ्लो करेगा? मल्हार? सर पता नहीं सर, वो हमें रटवाया था ऐसा होने वाला है। श्रावणी? सर वो टॉप तक भर जाएगा और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, मतलब वही। ये बात देखो, मेनिस्कस एडजस्ट करेगा अपने आप को। ये जो मेनिस्कस है, जैसे मान लो कि मेनिस्कस ऐसा हुआ है, तो ये और फ्लैटन हो जाएगा, और फ्लैटन हो जाएगा। मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे डायग्राम है, ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। एकदम से फ्लैट अगर होगा तो ऐसा फ्लैट भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे उस केस में फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाएगा और वो किसी से बैलेंस कर सकता है।
द पॉइंट इज कि अगर हमारा कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ का रहा तो लिक्विड जितना अवेलेबल लेंथ है उतना तक तो राइज करेगा और उसके बाद मेनिस्कस अपना शेप एडजस्ट करेगा, अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर एडजस्ट करेगा। जैसे हमने h कैलकुलेट किया है और ये हमारा है 2s cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई r रो जी। तो r बाई cos थीटा 2s डिवाइड बाई r बाई cos थीटा, मैं उल्टा जा रहा हूं, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वापस उसी पर जा रहा हूं, r रो जी। ये r जो है ना ये बढ़ने लगेगा और ये तब तक बढ़ेगा कि जितना अवेलेबल हाइट है, जैसे मान लो हमारे पास अवेलेबल हाइट है कैपिटल H, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2s डिवाइड बाई r रो जी सेटिस्फाई हो जाएगा और जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उतना हमारा, सो 2s डिवाइड बाई h रो जी ये ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर मेंटेन करेगा। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, अगर h मतलब कितना भी छोटा हुआ, अगर ये सोचो h 0 हो गया तो r क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब ऐसा सोचो कि कैपिलरी हम लगाए और बिल्कुल छोटा कैपिलरी लगा दिए, बिल्कुल हाइट ही नहीं दी उसको, लाइक दिस, तो h ऑलमोस्ट अगर 0 करेंगे हम देख सकते हैं इफ h टेंड्स टू 0 देन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा यहाँ पर मेनिस्कस का शेप, इसमें भी ओवरफ्लो नहीं होगा। अगर ये कैपिलरी है तो डेफिनेटली इतना लेंथ होता तो इतना चढ़ जाता है, लेकिन अगर छोटा कैपिलरी हमने इंसर्ट किया तो ऐसा नहीं कि ओवरफ्लो होने लगेगा, उस समय फ्लैट मेनिस्कस बन जाएगा बिल्कुल और कोई लिक्विड राइज ही नहीं करेगा, ओवरफ्लो कभी नहीं होगा। याद रखना एक बात जो दिमाग में तुम्हारे होनी चाहिए कि कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा, इसमें फाउंटेन नहीं बनेगा, नो ओवरफ्लो। मेनिस्कस अपना शेप एडजस्ट करता है और फ्लैटन और फ्लैटन और फ्लैटन, जितना उसको फ्लैटन होना चाहिए उस हाइट के लिए उतना फ्लैटन हो जाएगा। आई बात समझ में? हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, द लिक्विड will rise to entire length of capillary and flatten, and meniscus ऐसे लिख लो, adjust itself। मेनिस्कस एडजस्ट हो जाएगा। अब लगभग सारी बातें कैपिलरी के बारे में हो गई। लास्ट क्वेश्चन, अगर मान लो एक सैटेलाइट के अंदर हम कैपिलरी डाल दें वाटर के अंदर, इनसाइड अ सैटेलाइट, और ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा मत समझना कि हम अपने मन से बनाए जा रहे हैं। इनसाइड अ सैटेलाइट, ये मान लो वाटर है और वाटर और ग्लास के लिए थीटा ऑलमोस्ट 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली वेटिंग कंडीशन होता है। तो जहां भी तुम थीटा देख रहे हो वाटर ग्लास का बात हो, क्वेश्चन में अगर दे दिया है कंप्लीटली वेटिंग कंडीशन या नहीं भी दिया है तो तुम थीटा को बहुत स्मॉल एंगल होता है 0 के बराबर अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, मतलब कॉस थीटा को आप 1 ले सकते हो। ये कंडीशन है वाटर ग्लास के लिए। तो अगर मान लो ये 2 मीटर का ट्यूब है बाहर और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसके अंदर ये हमने कैपिलरी डाला है, तो कितने हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन दिस ट्यूब
और ये लेंथ हमारा हो जाए, रेडियस हमारा है लेट से 2 सेंटीमीटर। C2 भी तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी ठीक है। ये अब बताइए क्या है आंसर। सर 2 मीटर। कैसे? सर क्योंकि G 0 होगा तो वो वापस से H इनफाइनाइट हो जाएगा और फिर इनफाइनाइट मतलब वो पूरा ही कवर कर लेगा तो 2 मीटर हो जाएगा। वेरी 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 गुड, बहुत ही बढ़िया सोचे हो, बेहतरीन। इनसाइड सैटेलाइट इट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी, बहुत ही बढ़िया सोचे हो। सैटेलाइट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी, दिस इंप्लाइज G इफेक्टिव 0। और कोई भी फॉर्मूले में अगर G आ गया और उसको हम एक्सेलरेशन ऊपर नीचे ऐसा मूव करा दिए तो ये G इफेक्टिव फॉर्मूला ले लेता है। ये जो H का फॉर्मूला है वो G इफेक्टिव वैल्यू ले लेता है। मतलब अगर हम लिफ्ट वगैरह या इस तरह के क्वेश्चन में इसको यूज करते हैं तो H का फॉर्मूला हो जाएगा 2s cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई r रो G इफेक्टिव। नाउ G इफेक्टिव इज 0, ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो G इफेक्टिव अगर 0 कर देंगे तो H टेंड्स टू इंफिनिटी। एंड व्हाट दिस एग्जैक्टली मीन बाय दिस मीन्स कि हम चाहे 2 मीटर का ले लें या 2 किलोमीटर का कैपिलरी ले लें, सब इनसफिशिएंट लेंथ है। मतलब कि डजंट मैटर कि कितना लेंथ का हमने कैपिलरी लिया है, इन्फिनिटी से तो छोटा ही लेंगे। तो 2 मीटर हो या 2 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो, कितना भी हाई कैपिलरी होगा लिक्विड राइज कर जाएगा। So every length of a capillary is of length of insufficient length. This implies that every length of capillary is insufficient. और insufficient length के कैपिलरी के साथ क्या होता है ये अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा है। अगर हम कभी insufficient length की कैपिलरी को डिप करते हैं तो पूरा इंटायर लेंथ लिक्विड राइज कर जाता है। तो इसमें हम कितना भी बड़ा कैपिलरी इंसर्ट कर देंगे तो वो लिक्विड वहां तक राइज कर जाएगा बिना किसी झिझक के। तो ये पूरा हमारा सरफेस टेंशन का डिस्कशन है। आई बात समझ में? ऐसा हमको क्यों लग रहा है कि तुम लोग को इनसफिशिएंट लेंथ कैपिलरी के बारे में बात ही नहीं हुआ है? मल्हार सर वो मैं आंसर करने वाला था पर वो आपने पूछ लिया। मतलब कल भी हमने रिस्पांस देखा था तो सरफेस टेंशन में हमको वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मतलब हमको लग रहा था बहुत सारी चीजें तुम लोग के लिए नई, मतलब नया आ रहा है ऐसा। देखो एक तो है कि टॉपिक पहली बार अगर हम पढ़ाते हैं और कोई चीज तो वो चीज बात ठीक है, लेकिन एक बार अगर तुम लोग ने कहीं से कुछ पढ़ा है सुना है तो हमको सरफेस टेंशन में थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, मतलब नहीं बताया गया या नहीं ऐसा हुआ, इसलिए वो ऐसा थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं हो रहा आंसर देने के लिए। क्योंकि ये भी क्वेश्चन जैसे प्लेट वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत मतलब अब रेगुलर बेसिस पर ये सब क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। कितने हाइट तक ये किया जाए, या फिर ये वाला ट्यूब वाला क्वेश्चन। एनीवन स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन? क्योंकि देखो सरफेस टेंशन से अगर तुम देखोगे तो मैंने 6 या 7 क्वेश्चन लिए हैं। एक वो लिक्विड ड्रॉप का टूटना जुटना, वो जो ड्रॉपलेट्स में बनते हैं, ड्रॉपलेट से ड्रॉप बनता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और आज से 25 साल पहले भी अगर मेडिकल का एग्जाम का पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आते थे, कोई नया क्वेश्चन में। और दूसरा सरफेस टेंशन का जो स्टार्टिंग में पूछा था कि कितना फोर्स लगता है, ये भी 20 साल पुराने क्वेश्चन है। तो सरफेस टेंशन से अब जो क्वेश्चंस थोड़े नए जो माने बनते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी वो एनर्जी वाला सरफेस एनर्जी कैलकुलेशन, तो 2 लिक्विड ड्रॉप डबल बबल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो जो इंटरफेस है, वो पुराने क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस अभी पिछले 5 साल 7 साल में मेंस वगैरह के क्वेश्चन देखोगे या
नीट का कोई भी जैसे अच्छा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का एग्जाम पेपर देखोगे फ्लूइड का, तो उसमें ये सब क्वेश्चन तुमको इजीली दिख जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन हमको करके रेडी रहना है, क्योंकि प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ ये है कि अगर नहीं देखे रहोगे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि अच्छा हो क्या रहा है, कैसे करना है इसको। इसके बाद हमारा आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बाद हम लोग पूरे फ्लूइड पर एक दिन डाउट डिस्कशन या इस तरह से, हाँ बोलो। सर वो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आता है ना, मतलब वो सोप सॉल्यूशन वाटर को मिक्स किया और उसके वो क्वेश्चंस आते हैं ना। सोप सॉल्यूशन को वाटर में मिक्स करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, हमने लिखवाया तो है। सर वो कुछ एक लेड शॉट नाम की चीज है वो। क्या? सर वो एक क्वेश्चन आया था मॉड्यूल में कुछ तो भी लेड शॉट नाम का। लेड शॉट? लेड शॉट का मतलब होता है लेड की गोलियां। शॉट मतलब गोली, मार्बल काइंड ऑफ। लेड मतलब कांच, कांच की गोलियां। सर मैं वो क्वेश्चन सेंड करता हूँ ग्रुप पे। ओके। कहाँ भेज रहे हो आप? टेलीग्राम पर? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। तुम सिर्फ तुम लोग को, ये इंजीनियरिंग में भी है। हाँ बोलो। सर एक टाइप के ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे टर्म एग्जाम में आया था कि एक सोप के अंदर हमने थ्रेड डाल दिया, देन उसको बीच से फोड़ दिया, तो वो थ्रेड हाँ, का रेडियस समथिंग ऐसा कुछ सर्कल पूछा से था। मिलेगा। देखो ये हमने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं था। ये देखो होता क्या है, ये तुम अगर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का अगर बात दिमाग में रहा तो ये सब क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसे मान लो सरफेस का ऊपर टॉप व्यू बना रहे हैं हम लोग, ऐसा एक हमने सरफेस, ये एक बंधा मतलब क्लोज धागा ऐसा रख दिया है किसी लिक्विड के सरफेस पर। तो लिक्विड के सरफेस पर जैसे रखेंगे ना, तो इसके अंदर भी सरफेस है और इसके बाहर भी सरफेस है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। और जैसे ही इसके अंदर हमने कोई सोप सॉल्यूशन डाल दिया या कोई प्रिक कर दिया, इसके अंदर कोई पंक्चर कर दिया, कोई चीज ऐसी डाल दी जिससे सरफेस टेंशन खत्म हो गया, तो अचानक से अंदर का सरफेस तो खत्म हो जाएगा और बाहर का सरफेस तो रहेगा। तो चारों तरफ से खींचेगा इसको, और चारों तरफ से जब खींचेगा तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा लाइक दिस। जब हर तरफ से कोई इक्वली पुल करेगा तो ये शेप कैसा हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। अंदर का सरफेस गायब सर हो वो गया। इस सर्कल का रेडियस पूछ रहे थे। क्या? सर रेडियस पूछ वो रहे थे ये सर्कल का। हाँ, तो उसका उसका एक एरिया होगा ना। मतलब हमने जो रिंग डाला है उसका एक एरिया होगा या फिर लेंथ होगा। वो धागा का लेंथ होगा 2πr इज इक्वल टू एल। अगर एल लेंथ का वो पूरा धागा है तो इससे हमारा आर आ जाएगा L/2π। एरिया निकाल सकते हैं। सर्कल शेप अगर पता चल गया तो उसके बाद तो लेंथ तो हम निकाल ही सकते हैं ना। अब क्या डेटा गिवन है वो देखना पड़ेगा। हाँ सर वो एक कौन सा बार कर रहे क्वेश्चन हो? में देख ली। 101 या 100 ऐसे 102। एडिंग डिटर्जेंट्स टू वाटर helps in removing dirty greasy stains is because the property utilized of manufacture of lead shot is the property utilized in the manufacture of lead shots, specific of liquid lead, specific gravity of liquid lead, compressibility of liquid lead, surface tension of liquid lead। और कायदे से अगर कहा जाए तो ये चीज मेरे को नहीं पता कि लेड शॉट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंप्लीट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड लेड। मेरे को जो लग रहा है कि उसकी जो गोलियां बनाई जाती हैं सरफेस टेंशन के कारण, जैसे उसको गिराया जाता होगा तो वो क्या गोल गोल बन जाते होंगे, जैसे रेन ड्रॉप्स होती है ना लेड को
हमने थोड़ा सा यूट्यूब में भी कभी कभी देखा है, हम गेस कर रहे हैं, वैसे चांस यही है कि फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए कि जब तुम जैसे लेड है, कोई भी चीज को मेल्ट कर दिए और मेल्ट करके उसको जब रिलीज कर दोगे ना, फ्री छोड़ दोगे, तो वो स्फेरिकल शेप ले लेगा। उसको स्फेयर बनाने के लिए हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सरफेस टेंशन की ये प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो उसके कारण वो सरफेस टेंशन का ही बात है। सर वो मतलब वो क्वेश्चन मतलब वो उस चैप्टर का था, इसलिए मैंने वो सरफेस टेंशन मारा था, मतलब एक्चुअली मुझे पता नहीं था क्या था उसका। हाँ, वो एक्चुअली यही बात है ना। देखो, लेड क्या है ना, लेड को मेल्ट करते हैं और वो, जैसे मैंने क्या है ना, मैंने देखा था एक बार ये क्रिस्टल के जो मतलब वो बनते हैं ना, पॉट जिसमें हम लोग ऐसे फ्लावर वगैरह रखते हैं टेबल पर डेकोरेशन के लिए, तो वो भी मतलब मेल्ट किया जाता है और उसको बिल्कुल उस वर्किंग हम उसका देखे थे, तो वो जब गिरते हैं ना तो बिल्कुल फ्लूइड टाइप के होते हैं। तो फ्लूइड जब भी कभी गिरेगा और उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए, जैसे मान लो एकदम से यही गिरा रहे हैं, तो उसको शेप चेंज करते करते जमीन पर गिर जाएगा। जब उसको प्रॉपर टाइम दे दिया जाए और वो लिक्विड के ही फॉर्म में हो, तो वो स्फेरिकल शेप अपने आप ले लेगा। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट। तो लेड शॉट्स जो होते हैं ना, पहले तो शॉर्ट समझना होगा कि शॉर्ट का मतलब गोला गोला होता है, और ये शॉर्ट भी कैसे गोला होता है। वो शॉर्ट जो चॉकलेट आते थे ना, याद है शॉर्ट चॉकलेट, वो शॉर्ट से ही मेरे को दिमाग में आया कि ये शॉर्ट का मतलब गोली है। ऐसा नहीं तो लेड मार्बल्स या लेड ऐसा हमने पढ़ा है, शॉर्ट्स वो शॉर्ट चॉकलेट से ही समझ में आया। जैसे ये देखो, थ्रेड इज टाइड slightly loose to a wire frame as seen figure, and it dipped in the soap solution and taken out. The frame is completely covered with film. When the portion A is punctured with a pin, the thread becomes concave towards A. जिस साइड को पंक्चर करेंगे, देखो अब क्या किया है इसने कि एक थ्रेड बन दिया और उसको सोप सॉल्यूशन के डिप करके अंदर आ गया। तो ये सबको थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा। फिर से वही बात है, ऐसे मान लो हमने ऐसा थ्रेड बना है, इधर भी फिल्म है और इधर भी फिल्म है। अब जैसे ही तुमने इधर के फिल्म को रैप्चर कर दिया, इधर कोई फिल्म नहीं है, तो इधर का फिल्म इसको इधर खींचेगा, और अगर थ्रेड बड़ा है डायमीटर से तो कुछ ऐसा शेप ले लेगा, तभी तो ऐसा खींच पाएगा। इसको सब इधर कोई सरफेस होता तो दोनों तरफ से बराबर पुल होता, लेकिन अगर इधर सरफेस, इधर का सरफेस है, सरफेस मिनिमाइज होना चाहेगा तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। स्ट्रेच मेम्ब्रेन तो यही करेगा ना अपना। तो बस बता दो, कॉनकेव ए जो साइड होगा कॉनकेव साइड होगा, बिकम कॉनकेव टुवर्ड्स ए। आई बात समझ में? यस सर। सर मतलब ऐसे क्वेश्चन में बस हम ऐसा ही सोचेंगे ना, मतलब कि लिक्विड अपनी तरफ खींचते रहेंगे उसे। स्ट्रेच मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी सिंपल, स्ट्रेच मेम्ब्रेन का जो बिहेवियर होता है सरफेस वैसा ही बिहेवियर शो करता है। हम तुमको फॉर्मूला बता सकते हैं, हम तुमको रिजल्ट्स याद करवा सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो तुमको रियल नेचर समझ में आना चाहिए, तब तुम रियली थिंक करके बता सकते हो कि अच्छा ऐसा होगा। और वो रियल नेचर है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब तुम कितने अच्छे से स्ट्रेच मेम्ब्रेन को समझते हो, अगर तुम्हें स्ट्रेच मेम्ब्रेन एक ले लो हाथ में, तो तुमको अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये मेनिस्कस क्यों फोर्स मेथड से बहुत अच्छा उसका पिक्चर बनता है कि मेनिस्कस खींचता है लिक्विड को, तब वो ऊपर जाता है। और वो क्यों खींचता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन। एक ग्लास के ऊपर जो बलून होता है, बलून का जो पार्ट है, टुकड़ा, उसको ऐसे फैला दो, ग्लास के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन गई, उसमें एक मार्बल डाल दो, तो मार्बल वो जो या आयरन का कोई बॉल है जो उसके बीच में रख दो, तो ऐसा कैसा शेप लेता है? ऐसा, यही ऐसा ही शेप होता है मेनिस्कस का। मेनिस्कस इज समथिंग लाइक दैट ओनली। लिक्विड का जो टॉप सरफेस जो मेनिस्कस हम बार बार कहते हैं, ये ऐसा ही शेप लेता है। उसमें पुलिंग नेचर होता है, लिक्विड को पुल कर सकता है। तो जब फोर्स मेथड से कैपिलरी राइज को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो वहां से आता है कि मेनिस्कस जो है वो फोर्स लगाता है, वो जो लिक्विड का वेट है वो वही बैलेंस कर रहा होता है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज विस्कोसिटी, इसको फ्लूइड फ्रिक्शन ही बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। सर वो जो मैं क्वेश्चन बोल रही थी ना, उसमें टेंशन इन द थ्रेड पूछ रहे थे। टेंशन इन द थ्रेड, ओके। हाँ सर, तो मतलब टेंशन इन द थ्रेड भी निकाला जा सकता है।
तुम लोग को रिंग को डील करने का हमने तरीका नहीं बताया। जैसे ये हमारा कोई रिंग है, इसको चारों तरफ से कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लाइक दिस, इसमें टेंशन तो डेवलप होगा ना। अगर हम ऐसा छोटा सा टुकड़ा ले लें इसका, लेट्स से डी थीटा, तो इसका एबीडी बनाना सिखाया तो है तुम लोग को। ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2, ये दिस एंगल इज डी थीटा बाई 2, और ये एंगल टोटल डी थीटा, सो टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2। अभी तो सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सिखाया था, टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जो फोर्स लगेगा 2t साइन डी थीटा बाई 2, यही हमारा जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस करेगा। कितना? तो सरफेस टेंशन अगर s है तो s इंटू आर डी थीटा, ये हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स है। डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन डी थीटा बाई 2 को अप्रोक्सीमेट करेंगे, बहुत छोटा एंगल है, तो 2t डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, इसको टू s इंटू आर इंटू डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, t इज इक्वल टू s इंटू आर। So tension in the string is equals to S into R, surface tension into radius. हाँ सर। ये रिंग का FPD बनाना तुम लोग एकदम दिमाग में बैठा लो, ये एक जगह नहीं बहुत जगह कैरी फॉरवर्ड होता है। हमने एक दिन बताया है एक बार, और आज भी इसका डिस्कशन हो गया। जिसको नहीं समझ में आता है अच्छे से इस पर एक बार होमवर्क कर लो। ये एंगल डी थीटा बाई 2 क्यों हुआ, जैसे ये एंगल डी थीटा बाई 2 क्यों होता है, ये एंगल हाफ, ये तो पूरा डी थीटा है तो हाफ तो ये होगा, बाइसेक्टर है ये एंगल डी थीटा बाई 2 क्यों होता है, ये टी अलोंग द स्ट्रिंग लगता है तो उसका कोस कंपोनेंट कैंसिल आउट होता है, साइन कंपोनेंट ऐड होता है, और इसका इक्विलिब्रियम हम कैसे इसको लिख रहे हैं। एक बार होमवर्क कर लोगे, दिस इज नॉट ए बहुत डिफिकल्ट थिंग, एक बार करोगे खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर कभी भी रिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो याद रखना है कि यही डायग्राम बनेगा। आई बात समझ में? फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी जो है दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या होता है फ्लूइड फ्रिक्शन? देखो, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है डिफरेंट लेयर्स में, बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। एराइज क्यों होता है? जैसे मान लो एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, और दोनों की वेलोसिटी अगर हमने अलग अलग कर दी, लेट से ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, और ये v1 और ये v2, अगर ये दोनों सेम नहीं हुए, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, तो क्या होगा? एक हो सकता है कि v1 ग्रेटर देन v2 है, तो जब v1 ग्रेटर देन v2 होगा तो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लगने लगेगा, v1 पर पीछे की तरफ और v2 की तरफ पर आगे की तरफ, और इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन जब दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो तो इन दोनों के बीच में एक ड्रैग फोर्स लगने लगता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो हम रियलाइज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो कोई भी लिक्विड अगर फ्लो करता है तो वो हम उसको अगर डिफरेंट लेयर्स में समझ लें, अब ये लेयर्स कितना मोटा है इसका कोई मतलब नहीं है। बोलने का मतलब है जैसे मान लो जैसे नदी में पानी फ्लो कर रहा है, ये नदी का बेड है, बेड मतलब बॉटम, और ये सोचो टॉप सरफेस है। अब इससे बहुत सारे पतले पतले dy थिकनेस की लेयर्स बनाई जा सकती हैं, बहुत सारे लेयर्स, ऐसे बहुत सारे लेयर्स बन सकते हैं। कितने लेयर मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम एक बात कर सकते हैं कि नदी में जनरली जो टॉप पर जो मॉलिक्यूल होता है इसकी जो वेलोसिटी होती है
और जो बिल्कुल में जो मॉलिक्यूल होता है इसकी जो वेलोसिटी होती है, इन दोनों वेलोसिटी में फर्क होता है। जनरली अगर ये बॉटम है तो यहां पर ये मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट रेस्ट में होगा। जैसे अगर कोई चीज को हम पानी में ऐसे गिरा देते हैं तो जितने देर वो यहां से यहां आने में लगता है उतने देर ही वो ड्रैग हो सकता है। एक बार जब वो बॉटम में गिर गया ना तो बॉटम से ड्रैग होना बड़ा मुश्किल है। कि रियलाइज क्यों ये चीज, ये सब चीजें तब रियलाइज होंगी जब अगर कोई मतलब तेज धार वाली चीज में कभी स्नान हरिद्वार गए हो? कोई हरिद्वार? एनीवन हरिद्वार? ओके चलो, हरिद्वार बहुत दूर का बात है। ये हरिद्वार गए होगे तुम लोग? कोई नहीं गया? अच्छा चलो ठीक है। यहाँ गए हो महेश्वर? महेश्वर, ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी में यहाँ पर पानी में काफी बुधार होता है। तो हरिद्वार में गंगा नदी बहुत कम हो गया बट फिर भी अभी बहुत है। वहां पर सिक्कड़ लगे हैं स्नान करने के लिए। बिना सिक्कड़ के अगर स्नान करने पर डूबने का खतरा है बहुत ज्यादा, बहुत तेज धार है, बहा ले जाता है। नॉर्मल जो भी वाटर का मूवमेंट होता है तो वाटर का जो मूवमेंट टॉप लेयर में होता है और बॉटम में जो होता है, बॉटम में बिल्कुल पानी शांत होता है, ऑलमोस्ट रेस्ट में। बिल्कुल नीचे तो मूवमेंट होता ही नहीं है। ये लिक्विड जो है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो ऑलमोस्ट रेस्ट पर है। और अगर हम इसको डिफरेंट लेयर्स में देखें तो डिफरेंट लेयर्स की अलग अलग वेलोसिटी। ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्स, और यहाँ पर ये एकदम से जीरो हो गया। जैसे जैसे नीचे आते हैं हम लोग की वेलोसिटी कमने लगती है और ये कमते 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 ये फाइनली आके जीरो होती है। As we go above the bottom to top, the velocity increases. As we go down from top to bottom, velocity decreases. और ये डिफरेंट लेयर्स जो हैं इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है और ये आपस में एक फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और यही हमारा मेन रीजन है विस्कोसिटी का। तो किसी भी अगर कोई लिक्विड की लेयर है और उसके बीच में कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, एक लेयर किसी दूसरे लेयर पर कितना विस्कस फोर्स लगा रही है, उसको सबसे पहले न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने विस्कस फोर्स Fv इसका एक फॉर्मूला दिया कि Fv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर और सरफेस, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है dv/dy और dv/dx, मतलब हाइट के साथ जो वेलोसिटी का चेंज है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऊपर से नीचे आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, नीचे से ऊपर y अगर नीचे से ऊपर लेंगे तो दैट इज अ पॉजिटिव चेंज dv/dy। मतलब एरिया को अगर मैं a से डिनोट करूं और वेलोसिटी ग्रेडियंट को dv/dy से डिनोट करूं तो Fv दैट इज द विस्कस फोर्स, और ये टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फॉर्मूला है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है हमारे पास। इज इक्वल टू a इंटू dv/dy। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो Fv इज इक्वल टू eta a dv/dy। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कुछ उसी तरह का एक टर्म है, लिक्विड के पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये घट जाता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो ये बढ़ जाता है, कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ रिलेशन। जैसे ग्लिसरीन इज द बेस्ट एग्जांपल। ग्लिसरीन को अगर तुम देखोगे सुबह के टाइम पर अगर वो बिल्कुल जमा रहता है, हनी, ग्लिसरीन, ये सब चीजें सुबह के टाइम पर अगर देखोगे तो बिल्कुल थिक रहता है, उसको गिराने की कोशिश करो गिरेगा ही नहीं।
और वही इसको थोड़ा सा धूप में रख दो, बहुत आसानी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है कि लेयर जो है वो दूसरे को मूव ही नहीं करने दे रहे। एकदम बिल्कुल ऐसे उलट दोगे तो गिरने की बात रहेगा, थोड़ा थोड़ा टिल्ट करोगे तो फ्लो नहीं करेगा, वो फ्लो का अपोज कर रहा है। डिफरेंट लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाहती है, उसका अपोज कर रहा है। और अगर वही इसी को थोड़ा सा हम लोग हीटअप कर दें तो देखिए वो उसके अंदर विस्कोसिटी कम होगी। कभी कभी इस फॉर्मूले को माइनस साइन के साथ भी लिखते हैं। एफ भी अगर वेक्टर साइन के साथ देखें तो माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन लगता है, इसलिए इसको हम लोग माइनस के साथ भी लिखते हैं। बस ये अपोजिंग नेचर है इसलिए। तो ईटा का सबसे पहले तो तुम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट अगर तुम लोग को याद हो, ईटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पर टर्म होता था कि इसका डायमेंशन क्या है। अब यहाँ पर हम लोग इजिली इसका डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एरिया, तो ए का डायमेंशन को पता है एल स्क्वायर डीवी बाई डी वाई एल टी माइनस वन डिवाइड बाई एल, तो डीवी बाई डी वाई जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये हमारा होता है सिंपली टी माइनस वन। तो और एफ तो विस्कस फोर्स है, कोई भी फोर्स है तो उसका डायमेंशन तो पता ही है, तो हम लोग ईटा का डायमेंशन इजिली निकाल सकते हैं। ऐसे ईटा का डायमेंशन निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए विस्कस फोर्स का, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूं। अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालें, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जनरली हम लोग को जो लिक्विड का फ्लो पढ़ना है विस्कोसिटी के लिए, दो तरह का, एक पाइप के अंदर जो फ्लो होता है और एक जैसे नदी फ्लो करती है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नदी का फ्लो वाला बात पढ़ रहे हैं कि नदी एक नीचे बेड होता है और उसके ऊपर लेयर्स में फ्लो करती है। उसमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मैं बात करूं, अगर ये हाइट जो है कैपिटल एच से डिनोट कर दो, और नीचे की वेलोसिटी अगर वी नॉट है, सॉरी नीचे की वेलोसिटी अगर जीरो है और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं वी नॉट से डिनोट कर दो, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? वी नॉट माइनस जीरो अपॉन एच, ये हो जाएगा डीवी बाई डी वाई। दिस इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट, वी नॉट अपॉन एच, यही हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसके हेल्प से अगर हम किसी भी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एट ए हाइट स्मॉल एच, इस पॉइंट पर लिक्विड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है? और डिपेंड्स कि हम नीचे से एच ले रहे हैं, नीचे की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो वेलोसिटी लेट्स से v1 कैन बी रिटन एज v1 इज इक्वल टू 0 प्लस dv बाई dy इंटू h, यानी कि v नॉट अपॉन h इंटू स्मॉल h, y is equals to mx plus c kind of relation. वेरी सिंपल। हो सकता है कभी ऐसा भी सिचुएशन, जैसे ये तो नदी की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है कि कभी कभी बॉटम भी मूव करे, मतलब दो प्लेट्स के बीच में लिक्विड मूव कर रहा है, दो प्लेट्स के बीच में लिक्विड कन्फाइंड है और दोनों प्लेट अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं, तो उस समय भी वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको निकालना पड़ सकता है। पहले ये लिक्विड का जो नदी वाला केस है, सबसे पहले तो वो वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ आ रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, और किसी भी हाइट पर अगर हमसे वेलोसिटी पूछ दी जाए कि लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होगी तो वो कैसे निकालेंगे। और ये विस्कोस फोर्स का जो फॉर्मूला है ये एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, इसको हमको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। ईटा डिवाइड, इस पार्ट में विस्कोसिटी में कोई भी फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये सिर्फ मेडिकल की बात नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ना है। एवरी फॉर्मूला इज एज इट इज, यू हैव टू जस्ट मग अप। इसके बाद हम लोग स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पोइसोलीज इक्वेशन पढ़ेंगे, सब एज इट इज फॉर्मूला है, याद रखना है कि डेरिवेशंस हम लोग के लेवल पर है ही नहीं। तो ईटा डिवी, और ये इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका तो ये तो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, जैसे जीएमएम बाई आर स्क्वायर का कोई डेरिवेशन नहीं है न्यूटन्स लॉ, तो उसी तरह से इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो हमको बस इसको तरीके से यूज करने आना चाहिए और वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने आना चाहिए।
तो जैसे मैंने कहा कि नदी वगैरह के केस में लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है माइनस लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इनटू डिवाइडेड बाय हाइट इज आवर वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन हर बार नीचे वाला जो सरफेस उसकी वेलोसिटी 0 हो और ऊपर वाली v नॉट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हो। मान लो एक प्लेट है यहाँ ऐसा, और प्लेट है, हम लोग साइड व्यू बना रहे हैं, और ये मूव कर रहा है लेट से 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है लेट से 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसके बीच में पूरा का पूरा लिक्विड पड़ा हुआ है, ये पूरा लिक्विड है। कहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी इसी के बराबर है, यहाँ जो मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी इसके बराबर है, कि जो मॉलिक्यूल डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनकी वेलोसिटी तो वही होगी जो प्लेट की होगी। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको निकालना हो, लेट्स से दिस हाइट इज h, तो dv by dy is nothing but equals to 10 minus 3 upon h, that is 7 upon h। और यहाँ पर अगर हम लोग को किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्मॉल h की हाइट पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट लेट्स से दैट इज v1, तो v1 हो जाएगा 3 प्लस नॉट 0 प्लस 3 प्लस लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 0, वहां से मूव कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगा 7 अपॉन h, दैट इज dv by dy into h। ये हमको पता होना चाहिए। प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि प्लेट दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करें। ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि एक प्लेट इधर जा रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक प्लेट इधर जा रहा हो 5 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो इसी के साथ इधर जाएगा, और यहाँ का जो मॉलिक्यूल है इधर जाएगा, कहीं बीच में वेलोसिटी 0 होगी। और यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर निकालना हो, dv अपॉन dy इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस 5 अपॉन h, 15 अपॉन h, और कोई भी h हाइट पर वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो दैट v डिपेंडिंग कि हमारा वो v1, ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, -5 प्लस 15 बाई h इंटू एच। तो आई होप कि तुम लोग को चीजें अब थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी कि करना क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकलता है। जितने भी पॉसिबल सिनेरियोस थे, एक नॉर्मल दो लेयर्स के, दो सब फ्लैट सरफेसेस के बीच में लिक्विड के मूव करने का, वो हमने लगभग सारे ले लिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं, तो तुम एक सिनेरियो देके पूछ सकते हो क्वेश्चन। ज्यादातर सिचुएशन में तुम लोग को लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा, ऐसा ही यही वाला पूछेगा, v नॉट माइनस 0 बाई h। लेकिन अगर ऐसा भी आता है तो वी कैन डू दिस, ये कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इस कॉन्सेप्ट पर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? 2-3 डायग्राम है जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा ऐसा, मान लो एक ब्लॉक है एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ और यहाँ पर लिक्विड है, मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, ये हमारा लिक्विड इसके हुआ है, और ब्लॉक जो है वो उसका एरिया है, बेस का एरिया होगा, ऐसा नहीं है कि उसका एरिया भी गिवन होगा, काइंड ऑफ ऐसा है। और यहाँ पर एक पुली लगा दी गई और इस तरह से इसको दे दिया गया। अब बोलेगा कि यहाँ पर इसकी थिकनेस हमको दे दी गई, लेट्स से दैट इज टी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया गया ईटा। अब हमको कोई भी एक चीज पूछ के कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या हो ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ब्लॉक शुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जितना इसके ऊपर टेंशन लग रहा है
वो विस्कस फोर्स को बैलेंस कर दे, इसके ऊपर तो विस्कस फोर्स ही लगेगा। यहाँ पर जो लिक्विड है इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये सरफेस पर है, और ये जो टॉप सरफेस है ये ब्लॉक के साथ मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v दी गई है। कांस्टेंट वेलोसिटी v अगर दिया गया है, किसी वेलोसिटी से मूव करना है, तो टॉप लेयर की वेलोसिटी वही हो जाएगी। थिकनेस t दी गई है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dy यहाँ पर हो जाएगा v/t। इस ब्लॉक का एरिया दिया गया है, तो विस्कस फोर्स जो यहाँ पर लगना है Fv that is equals to eta into a into dv/dy that is v/t, और ये टेंशन के बराबर होना चाहिए, और टेंशन किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और जो भी वेरिएबल होगा उसके लिए सॉल्व कर देंगे। सो eta a v/t is equals to mg. Now whatever be your question, what will be unknown, simply solve for it. एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक सरफेस लेयर, मतलब एक ब्लॉक जो है एक सरफेस पर रखा हुआ है, उसके बीच में एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड डली हुई है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन पर, यही चीज इंक्लाइंड प्लेन पर दे दी जाएगी। ये एंगल थीटा है और हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है और इसके बीच में फिर से एक लेयर है लिक्विड की, और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि इसका जो mg sin थीटा होगा वही हमारा विस्कस फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। फिर से eta a dv/dy v/t is equals to mg sin थीटा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। तो ये दो वेरी कॉमन क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे। ये जो हमने eta dv/dy दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्यों आता है, और अगर कोई लिक्विड दो लिक्विड में ट्रैप है तो उसमें विस्कस फोर्स कैसा लगेगा, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट है हमारा। और दूसरा पार्ट है कि एक स्फेरिकल बॉडी को अगर हम विस्कस फ्लूइड में डाल दें तो उस पर विस्कस फोर्स कितना लगता है, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, जिससे हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। ये सारी बातें वो हमारा सेकंड पार्ट है, दैट इज स्टोक्स थ्योरम। तो उसको वो जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को ये पार्ट कंप्लीट करना है। ये उसका साथ कोई खास रिलेशन उसका है नहीं, वो एक स्टैंड अलोन फॉर्मूला है जिसको हम लोग डील करेंगे। तो विस्कोसिटी क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, विस्कस फोर्स कैसे लगता है, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो, विस्कोसिटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, इसलिए कुछ लिमिटेड चीजें ही हमको पढ़नी है। जैसे उसमें एक है स्टोक्स थ्योरम। अब ये सिंपली स्फेरिकल बॉडीज पर ही पढ़ा है, स्फेरिकल बॉडीज पर, ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज। और ये क्या कहता है, स्टोक्स थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल बॉडी है और वो किसी लिक्विड के थ्रू या कोई फ्लूइड के थ्रू फ्लो कर रहा है, अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये नीचे ही फ्लो करेगा। याद रखो, ये जो बॉडी है ये नीचे भी फ्लो कर सकता है और ऊपर भी फ्लो कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो।
जैसे ये नीचे जनरली हम लोग देखते हैं बुक्स वगैरह में, ये नीचे की तरफ फ्लो करता है, मूव करता है। आयरन बॉल होगा तो पानी के अंदर जाएगा, लेकिन अगर यही कॉर्क हुआ या कोई ऐसा लाइट ऑब्जेक्ट हुआ तो ये ऊपर ही मूव कर सकता है। तो जब भी ये कोई फ्लूइड से मूव करेगा, एयर इज ऑल्सो ए फ्लूइड, वाटर इज ऑल्सो ए फ्लूइड। व्हेनेवर a spherical body moves through a fluid, a viscous force going to act on it, and that viscous force is always opposite to the velocity, and this viscous force is equals to 6 pi eta r v। अगर साइन काउंट करें तो माइनस, क्योंकि वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है। नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ, अगर ये ऊपर जा रहा होता तो नीचे की तरफ लगता। बच्चे यहां पर थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाइंड फोर्स जो है उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन विस्कस फोर्स का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है। एयर ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, एक तरीके से तुम इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर हम जैसे ही वेलोसिटी इसका चेंज कर देंगे, इसकी वेलोसिटी जैसे ही ऊपर कर देंगे तो ये नीचे की तरफ लगने लगेगा। एंड इट्स फॉर्मूला इज 6 पाई eta rv। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। कोई भी जो मेटेओराइट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जैसे इन करते हैं, जैसे कल्पना चावला का जो प्लेन, जो भी कैप्सूल था उसमें आग लग गई थी, उसका मेन वजह क्या था? अगेन भाई एयर ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। वो फ्रिक्शन एयर के साथ काफी ज्यादा होता है और वेलोसिटी उनकी काफी ज्यादा होती है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन काफी टेम्परेचर हाइलाइज होता है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। कोई भी चीज जो मेटेरियल होते हैं उसमें भी आग लग जाती है। तो क्या होता है, अर्थ पर आने से पहले ही तब उड़ जाते, वेपराइज हो जाते हैं, वो जल के खत्म हो जाते हैं, इसलिए अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो एयर ड्रैग इज अ ह्यूज फोर्स। किसी ने वो एरोप्लेन से जंप करने को पैराग्लाइडिंग बोलते हैं ना, किए हो? सर वो तो शायद 18 एंड अबव ही कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ। एक्चुअली हमने नहीं किया अभी तक और पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन जब से हम फिजिक्स पढ़ाने लगे सीरियस होके तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हमको एक्चुअली वो फील करना है कि एयर में कैसे तैरते हैं। तो जिस साइड से हम लोग ड्रॉप किए जाते हैं ना, वहां पर नो डाउट कि हम लोग नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग फ्लो कर रहे होते हैं। हम लोग जैसे तैसे उलट से घूम सकते हैं, ऐसे वैसे, मतलब कलाबाजी कर सकते हैं उसमें। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो। अभी तो क्या हम लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हम लोग अर्थ पर ही कुछ जो भी करेंगे तो हमारा जमीन पर ही पैर रहेगा, केबल बांध के कुछ कर सकते हैं। तो केबल ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, लेकिन जब हम एरोप्लेन से ऐसे गिरा दिए जाते हैं तो एकदम फ्री फॉल है वो। उसमें और एयर का अच्छा खासा फोर्स वो लगता है। तो हम लोग जितना जल्दी कोई बॉल गिरता है, बिल्कुल जी से नहीं नीचे आते, हमारा एक्सेलरेशन कम हो जाता है। और वो एक्सेलरेशन अगर बढ़ाना हो तो बिल्कुल एकदम शेप ले लेंगे एरोडायनेमिक जैसा पतला सा, तो ज्यादा तेजी से नीचे आने लगेंगे। अगर फैल जाएंगे तो थोड़ा कम तेजी से आएंगे। तो ये वी कैन एक्सपीरियंस इन द रियल लाइफ। अभी पता नहीं कि पहले ही बार में हम इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, मेरे को जो लगता है। तो एयर ऑल्सो अप्लाई ए वेरी ह्यूज फोर्स। एरोप्लेन को लिफ्ट करना कोई बड़ी बात, मतलब छोटी बात नहीं है। और ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए है, याद रखना। दिस इज ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज। कोई भी बॉडी के लिए इसको नहीं लगा सकते, वैसे स्फेरिकल बॉडी ही पूछा जाएगा। तो अगर ईटा का फॉर्मूला, ईटा का डायमेंशन निकालना हो तो दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट। ये भी एक रिजल्ट है जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 6 पाई eta rv बहुत बार
वो ईटा डी वाई बच्चे नहीं यूज करते तो इसको यूज कर लो। 6 पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है, बस हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन एक्चुअली कि अगर हम कोई भी बड़ा सा पॉन्ड ले लें, वाटर बॉडी कोई इस तरह से, और उसमें कोई आयरन बॉल डालते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ से कोई आयरन बॉल को रिलीज किया, तो इसका सिग्मा जनरली रो से ज्यादा है, तो इसके ऊपर एक वेट का फोर्स लगेगा और एक बाइंड फोर्स लगेगा। मैं पानी में कंप्लीटली डिप करके ही इसको छोड़ रहा हूं। अगर ये पानी के ऊपर आता तो बाइंड फोर्स वेरिएबल होता है, उस टर्म को हमने हटा दिया। हम बिल्कुल पानी के अंदर डाल के इसको कंप्लीटली सबमर्ज्ड कंडीशन में डाल के रिलीज कर रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो होगा क्या कि चूंकि W इज इक्वल टू V सिग्मा G और बाइंड फोर्स हमारा V रो G, और चूंकि हमने देखा है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो है, तो यहाँ पर FB में जो वेट होगा वो बाइंड फोर्स से बड़ा हो जाएगा और ये नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। तो एक्सेलरेट करते करते कहीं पर ये आएगा जब इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी आएगी तो इसके साथ एक विस्कस फोर्स भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स का ओरिजिन ही वेलोसिटी है। जैसे इसकी भी वेलोसिटी आएगी तो विस्कस फोर्स आ जाएगा। पहले से जो दो फोर्सेस लग रहे थे, वेट और बाइंड फोर्स, ये तो लगेंगे ही, ये तो लगते ही रहेंगे, ये तो खत्म नहीं होंगे। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा फोर्स बाइंड फोर्स के साथ लगने लगा, और ये फोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी, और ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि जब बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स ये दोनों मिलके इस वेट को बैलेंस करते हैं। ये FV जो है और ये FB, ये दोनों मिलके इस वेट को बैलेंस करते हैं, और उस समय जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद आफ्टर दिस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि FB और FB ये हमारा वेट के बराबर हो गया है, तो ये नेट फोर्स 0 हो गया बॉडी पर। दिस इंप्लाइज F नेट 0, नेट एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, और इसका मतलब कि जो भी वेलोसिटी उस समय की होगी वो कांस्टेंट हो गई। अब ये वेलोसिटी पूरे टाइम यही रहने वाला है, अब ये वेलोसिटी चेंज होगा, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करता है, और इसी तरीके से ये इसी वेलोसिटी से फर्दर मूव करता चला जाएगा, चाहे जितनी भी दूर जाना। तो बहुत बार हमसे टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। FB हमारा पता है V रो G, FV 6 पाई ईटा RV, ये V की जगह V टर्मिनल डाल दो, और वेट V सिग्मा G। अगर हम रीअरेंज करें और VT के लिए सॉल्व करना चाहें तो VT इज इक्वल टू V सिग्मा माइनस रो इंटू G डिवाइड बाई 6 पाई ईटा R। अब V को 4/3 पाई R क्यू, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है तो ये तो करना ही पड़ेगा, 4/3 पाई R क्यू सिग्मा माइनस रो इंटू G डिवाइड बाई 6 पाई ईटा इंटू R। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक R से ये स्क्वायर बन जाएगा, ये 6 ये 2/3 हो जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर में 2 का टर्म बच रहा है, नीचे में 3 इंटू 3 9 का टर्म हो रहा है, तो 2/9 सिग्मा माइनस रो RG डिवाइड बाई R square G upon eta. This is our final result for terminal velocity. ये भी फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R square. This is very very important result.
डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर रेडियस इतना है तो टर्मिनल वेलोसिटी, अगर रेडियस इतना होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ईटा, जी, सिग्मा माइनस रो, ये सब कांस्टेंट है, 2/9 कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका जो ग्राफ होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर इसको ड्रॉप किया, जो स्फीयर है लिक्विड के अंदर इसको ड्रॉप किया, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। और एक्चुअल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका डेराइव करने चले कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हम लोग कर सकते हैं बट अभी नहीं करवाएंगे। ये जो वीटी टर्मिनल वेलोसिटी है, जीरो से वेलोसिटी बढ़ती है समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ अगर देखोगे तो शायद तुम लोग को याद आ जाएगा, काइनेमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन कराया था। इस तरह से वेलोसिटी बढ़ती है। ये v वर्सेस t ग्राफ है। मतलब कायदे से एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरी लॉन्ग टाइम के बाद ये जो वेलोसिटी है ये टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर रीच करती है, जो भी हमने निकाला है। काफी टाइम के बाद एसिम्प्टोटिकली मीट करना बोलते हैं इसको, वेरी लॉन्ग टाइम। तो कभी कभी ग्राफ भी पूछ दिया जाता है। अब ये ग्राफ कैसे आता है, ये ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग को वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक सॉल्व करके। वो हम आज के लिए इग्नोर कर रहे हैं, अगर तुम कहोगे, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो इसको बता देंगे। अदरवाइज ऐसा ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और ये फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी होती है। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। क्लियर है? ये था हमारा स्टोक्स थ्योरम। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है और वो है पॉइज़लीज इक्वेशन। वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, पॉइज़लीज इक्वेशन। पॉइज़लीज इक्वेशन ये है, अगर हमारे पास एक ट्यूब है और इससे लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ है L, रेडियस है R, लिक्विड जो इसे फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी का नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इस एंड पर प्रेशर P1 और इस एंड पर प्रेशर P2, ये दोनों एंड पर प्रेशर है, एंड द लिक्विड इज फ्लोइंग इन दिस फैशन। तो इससे जो हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट dV/dt, जिसको कभी कभी हम लोग Q भी लिखते हैं, Q, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। इसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P2 पाई r⁴ डिवाइड बाई 8 ईटा L। ये वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला। देखो, अगर ये नॉन विस्कस लिक्विड होता तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू v, जो भी वेलोसिटी है, वो मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन जब हम विस्कोसिटी काउंट करते हैं तो फर्क क्या पड़ता है वो समझने की जरूरत है। क्यों ऐसा इक्वेशन इतना बड़ा आ गया, डायरेक्टली A इंटू V वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं वैलिड हो रहा है? तो एक पाइप के थ्रू अगर कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो यहाँ पर जो पाइप से सटे हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल पाइप के वॉल से, उनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, और जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सिस पर, इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है।
और ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से वेरी करती है पूरे क्रॉस सेक्शन पर, पैराबोलिक शेप होता है ऐसा। जैसे लिक्विड जब नदी में फ्लो कर रहा है, तुमने कहा था कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0। जब कोई पाइप से लिक्विड फ्लो करता है ना, तो उसमें लिक्विड का जो मूवमेंट होता है, वो सेंटर वाला लिक्विड सबसे फास्ट मूव करता है, और जैसे जैसे हम पेरीफेरी की तरफ जाते हैं वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ऐसा बोलना कि अगर ये रेडियस r है और अगर सेंटर वाला लिक्विड का जो मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी v है, तो पाई r स्क्वायर इंटू v, ये हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा। ये गलत है। dv/dt अगर कोई इस तरह से लिखता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये नॉन विस्कस लिक्विड के लिए। विस्कस लिक्विड में भी सेम होगा ही नहीं, हर जगह भी वेरिएबल है। पेरीफेरी के एकदम बिल्कुल वॉल के पास जाएंगे तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 है, और मिडिल में जाएंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, जिसको तुम v0, v2, v0 या कुछ भी नाम दे सकते हो। तो वेलोसिटी इज वेरिएबल थ्रू इंटायर क्रॉस सेक्शन, इसलिए dv/dt कैन नेवर बी रिटन एज a into v। यहाँ पर जो वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है वो ये यूज होता है। तो पहले तो ये फॉर्मूला ही याद करना एक बड़ा चैलेंज है। बहुत बच्चे इस फॉर्मूला को ही भूल जाते हैं, और इसके जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो और ज्यादा सरदर्द है। क्यों? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड करंट इलेक्ट्रिसिटी नाइसली इन क्लास 10th? करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, ये सब कितने बच्चों ने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा? जिनको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझ आता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब सीरीज पैरेलल ऐड करने वाला बात नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा। सीरीज पैरेलल भी समझ में आता तो भी चलेगा, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा। जनरली होता क्या है कि ये जो टॉपिक है, ये अगर इससे क्वेश्चंस अच्छे बनाने लगे हम, अच्छे मतलब जो भी अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फॉर्मूला से अपार्ट अगर कोई भी क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ये क्वेश्चन सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाता है। और बच्चों को करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में पढ़ना है, इसलिए या तो ये जो पार्ट है जिसको हम लोग अभी पॉइजलीज इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसको हम अभी छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत इसको समझ लेंगे, और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा अच्छे से हो जाएगा तब हम दोबारा इसको कर लेंगे। और सिर्फ अभी की बात नहीं है, अभी हम लोग हीट रेडिएशन करके एक टॉपिक आएगा, थर्मल कंडक्शन करके एक टॉपिक आएगा, उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज है। अब जहां भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज आता है ना, तो वहां पर बच्चे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी किए हैं वो बहुत परेशान होते हैं, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को 12 में करना है। और एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम कर लोगे तो ये सब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, ये एकदम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये वही बात होगी कि अगर हमको वेक्टर समझ आ गया तो 2 वेक्टर को ऐड करना हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन जब तक वेक्टर नहीं आता तो दो वेक्टर को ऐड करना ही बहुत बड़ा टेढ़ी खीर था, वैसा टाइप। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है dv/dt इज इक्वल टू p1 माइनस p2 पाई r टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 ये तो फॉर्मूला है, इसको रिमेंबर करना है, ये तो याद करना है। लेकिन इससे क्वेश्चन जो बनेंगे वो इससे थोड़ा एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट dv/dt को ऐसे देखा जा सकता है p1 माइनस p2 डिवाइड बाई 8 eta L पाई r टू द पावर 4, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों किया गया? इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हमारा रजिस्टर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहाँ पर पोटेंशियल है V1, यहाँ पर पोटेंशियल है V2, और इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है I और रजिस्टर है R, तो V1 माइनस V2 दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट I इज इक्वल टू R। और दूसरे तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R। अगर इस फॉर्मूला को और इसको, ये दोनों को साथ में हम देखें तो ये बहुत हद तक रिलेट हो जाएंगे। ये है प्रेशर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है प्रेशर डिफरेंस। ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ये है फ्लो रेजिस्टेंस।
किसी को थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी और अच्छे से आता हो तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, और यहां पर भी कुछ उसी तरह का टर्म आ रहा है एल बाई ए, एग्जैक्टली पाई आर स्क्वायर नहीं आ रहा लेकिन लगभग उसी टाइप का टर्म। मतलब कि एक पाइप को हम एक रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हैं, और इस एनालॉजी पर कुछ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। द कंक्लूजन इज whenever a pipe is given something like this, जिसका लेंथ L हो, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो, जिसमें लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 8 ईटा L डिवाइड बाई पाई R टू द पावर 4। अब मान लो वो ऐसे ट्यूब मिल गए, 3 ट्यूब मिल गए, तो सबका रेजिस्टेंस निकाल देंगे। सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के जैसा प्रेशर निकालने का क्वेश्चन। तो ये जितने भी इसके बाद अब क्वेश्चन बनेंगे ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से बनते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने कहा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे बच्चे उतने अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो होता है, लेकिन इसलिए इसके बाद का जो भी क्वेश्चन अगर आए तो सिंपली लीव द क्वेश्चन, एल्स नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे जिनको थोड़ा बहुत समझ आएगा तो आएगा, नहीं तो यहां तक फॉर्मूला याद करके अभी क्लियर रहने दो। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जब पढ़ लोगे और दोबारा जब इस चीज को देखोगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब मेरा मजबूरी है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी पढ़ा नहीं सकते, वो 12 का टॉपिक है, और ये चीज मेरे को 2 जगह ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक यहां पर और दूसरा कंडक्शन हीट ट्रांसफर करके एक टॉपिक आएगा अभी जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें हीट ट्रांसफर करके एक टॉपिक आएगा, उसमें एक चीज आएगा रॉड को एक रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं, 1/K/L/A वहां पर फॉर्मूला होता है, तो उसमें भी सीरीज पैरेलल टेम्परेचर किसी पॉइंट का। तो अगर आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहले का कुछ पढ़ा हुआ है उसको अगर देख के कर सकते हो तो अच्छी बात है, एल्स मैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको होल्ड करके छोड़ देंगे। और जब हम पढ़ने लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बहुत इजीली समझ आए। बस इतना करना है कि जब भी कोई हमको ट्यूब दिया गया है उसको एक रेजिस्टेंस की तरह देखना है और क्वेश्चन को पूरा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना है, प्रेशर को पोटेंशियल की तरह देखने लगना है, ये जो पूरा टर्म है उसको रेजिस्टेंस की तरह देखना है, और ऐसे हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे एक नॉर्मल क्वेश्चन में, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में। सो अभी इसमें पूरा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी रेनॉल्ड्स नंबर भी बाकी है और क्वेश्चंस भी करने बाकी है, तो आई होप कि एक और क्लास हम लोग को लगेगा, एक और क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन विस्कोसिटी का जो भी क्वेश्चन भी है वो भी डिस्कस कर लेंगे और ये कंप्लीट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग नेक्स्ट डे अपना डाउट्स भी लेके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना, वो कुछ थोड़ा बहुत ही टॉपिक है बताने को, उस दिन अपन प्रॉब्लम्स ही करेंगे। थैंक यू।